नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो दोस्तों। आई होप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो सेशन होगा ये होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आपका ये जो सब्जेक्ट है ये बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था क्या पढ़ना है इसमें और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को हम। और सबसे पहले यहाँ समझते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टडीज और आपदा प्रबंधन, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन। यानी कि इस सब्जेक्ट जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें जो है हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो आपदाएं होती हैं, उनके प्रबंधन के बारे में, उनसे होने वाले नुकसान और उनसे कैसे बचाव किया जा सके उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन। ये दोनों जो है ऐसे क्षेत्र हैं जो एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पर्यावरण है वो भी जो है प्राकृतिक, और आपदा प्रबंध में भी बात करेंगे हम प्राकृतिक आपदाओं की, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण में होने वाले जो बदलाव होते हैं वो अक्सर आपदाओं को जन्म देते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि जो हमारा पर्यावरण है, अगर पर्यावरण में क्या होता है, जब कोई चेंज आते हैं, ठीक है, जब बदलाव आता है पर्यावरण में, तो अक्सर क्या होता है, वो आपदाओं को जन्म देता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक जो है बारिश होने लगती है, तो वो भी एक तरह का प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो यह भी जो है पर्यावरण के बदलाव से होने वाली जो है आपदाएं हैं। और ये आपदाएं पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं, ठीक है। क्या होता है, जब पर्यावरण जो है इधर उधर होता है, थोड़ा पर्यावरण का संतुलन खराब होता है, बदलाव होता है, तो उस टाइम जो है आपदाएं जो है जन्म लेती हैं, ठीक है। अक्सर आपदाओं का जन्म होता है और फिर ये जो आपदाएं होती हैं ये मानव जीवन के साथ साथ हमारे पर्यावरण पर बहुत अधिक जो है बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। आगे हम बात करें इन्वायरमेंट स्टडीज या फिर पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर, ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन और वातावरण के बीच, ठीक है, जीवन और पर्यावरण के बीच में एक जो संबंध है उसका, उस संबंध को बताता है, उसके बारे में अध्ययन कराता है या जानकारी मिलती है, ठीक है। और प्राकृतिक प्रणालियाँ जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतु या फिर मानव गतिविधियाँ, जो पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभाव को समझना उसके अंतर्गत उसमें शामिल होता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, सतत विकास के लिए समाधान खोजना, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है, पर्यावरण अध्ययन जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में, आज फिर से एक बार देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक बहुत विशाल क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें जो है पर्यावरण और मानव जीवन के बीच की जो संबंध है, जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना। जो भी जीवित चीज़ें हैं उसके बारे में, उसका क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और प्राकृतिक प्रणाली, हवा, पानी, वनस्पति, जीव जंतु और जो है मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो है पर्यावरण अध्ययन में ये सब शामिल है। इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ते हैं और इसका उद्देश्य यह है, पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ने का उद्देश्य यही है एकमात्र कि जो है कैसे पर्यावरण को क्या करें, उसके प्रति जागरूक करें लोगों को और पर्यावरण के सतत विकास के लिए समाधान खोजें कि कैसे जो है पर्यावरण को हम बचाए रखें और जो है उसका विकास बनाए रखें, ठीक है, विकास में। अब बात करें हम पर्यावरण के अध्ययन की पहलुओं की, कि जो पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज़ है उसको हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो प्रमुख उसके उद्देश्य है, प्रमुख पहलू हैं, उस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं, उनके जो इकोलॉजी पारिस्थितिकी होता है उसके और पर्यावरण के बीच का संबंध होता है, उसके बारे में पर्यावरण अध्ययन में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, आखिर पृथ्वी पर
पाए जाने वाले जो भी संसाधन हैं जो प्राकृतिक द्वारा होते हैं, जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया आदि के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। अगला बिंदु है प्रदूषण या जिसे पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण या पॉल्यूशन का मतलब है वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारण और उसके प्रभाव और उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, हम पर्यावरण अध्ययन में इसके बारे में भी जानकारी ग्रहण करते हैं या पढ़ते हैं। अगला बिंदु है जैव विविधता, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, या पृथ्वी पर जीवन की भिन्नताएं और उनके संरक्षण का महत्व। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें भिन्नताएं और उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि और इसके प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान और लाभ, यानी कि इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है पर्यावरणीय नैतिकता और कानून। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं इथिक्स और लॉज होते हैं उसके बारे में, मानव से जुड़ी जो है उसकी जिम्मेदारियां जो होती हैं मानव की, और उनसे जुड़े जो कानून होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। अगला पॉइंट है, अब हम समझेंगे यहाँ पे आपदा प्रबंधन, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। यह आपदा क्या होती है या आपदा प्रबंधन क्या है? तो देखो आपदा जो है, आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है प्राकृतिक या मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक या फिर मानव द्वारा जो आपदाएं के जोखिम को कम करना या उनसे निपटने की तैयारी करना, या आपदा के दौरान प्रभावी प्रक्रिया देना, या आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य करना। इसका लक्ष्य जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब यह होता है, जैसे आपदाएं होती हैं, जब कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ हो गई, आंधी तूफान हो गया, तो ऐसी जब आपदाएं होती हैं तो क्या होता है, पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पे आपदाओं से निपटने की तैयारी करते हैं, या फिर आपदा के दौरान कम से कम नुकसान हो उसके बारे में जानकारी करते हैं कि उस आपदा का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए और कम से कम जो है नुकसान हो, मानव जीवन कम से कम प्रभावित हो। और साथ ही साथ पुनर्वास या फिर पुनर्निर्माण, जैसे कि लोगों के रहने के लिए स्थान, या फिर जो नष्ट हो गए हैं घर, मकान, रेल, सड़कें, सब क्या होती हैं, आपदाओं के भेंट चढ़ जाते हैं। तो ऐसी में कभी कभी इतनी विनाशकारी आपदाएं होती हैं कि ये आपदाएं जो है पूरा का पूरा इलाका जो है साफ कर देती हैं, एकदम तहस नहस कर देती हैं। तो इसका जो लक्ष्य है मानव जीवन को और उनकी संपत्ति को, और साथ ही साथ जो पर्यावरण को आपदाओं के द्वारा जो नुकसान होता है उस पर नियंत्रण पाया जा सके, या उस नुकसान को कैसे कम किया जा सके, इस बात का जिक्र इसमें है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे आपदाओं के प्रकार की, यानी कि ये जो डिजास्टर होती हैं, आपदाएं जो होती हैं, इनके कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए, आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, दूसरा होता है मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे उसमें जानते हैं आप, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, या फिर जंगल में लगने वाली आग प्राकृतिक के द्वारा, ये जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब बात करें मानव निर्मित आपदाएं, क्योंकि जैसे जैसे मानव जो है मानव अपने जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके जो है अपने जीवन को सरल बना रहा है। ठीक है, तो इससे जो है कुछ ऐसी समस्याएं, भयंकर आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि गैस का रिसाव। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि हमारे भारत में सबसे बड़ा गैस रिसाव कांड जो हुआ था भोपाल में, जिसमें बहुत संख्या में लोग मारे गए थे। आगजनी हो गया, या फिर आतंकवादी हमले हो गए। ठीक है, आतंकवादी हमलों में क्या होता है, बड़ी मात्रा में गोला बारूद का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा जो है वहाँ मानव जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, वहाँ की ज़मीन खराब हो जाती है। जैसे कि आपने जापान में जो अमेरिका द्वारा
परमाणु हमला किया गया था उसके बारे में सुना होगा। तो या फिर आए दिन आप आतंकवादियों के बारे में सुनते होंगे कि आतंकी हमले हो रहे हैं, वो जगह जगह सिविलियंस को, लोगों को मार रहे हैं। या फिर सड़क दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना का मतलब सड़क पे आज के समय में सड़कें जितनी अच्छी होती जा रही हैं और साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो भी फुल स्पीड में चलती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब लोगों का नियंत्रण खोता है या फिर ये जो सड़कों पे जो वाहन चलते हैं ये कभी कभी अनियंत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। रासायनिक और परमाणु दुर्घटनाएं, ठीक है। तो रासायनिक और परमाणु दुर्घटनाओं का मतलब तरह तरह की जो है रसायनों का खोज किया जा रहा है, ऐसे खतरनाक रसायनों का जिसका जो है रिसाव भी हो जाए। तो या फिर जो परमाणु हथियार, जो आज के समय में सब देश जो है परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, और ये सब जो है एक तरह से मानव निर्मित आपदाएं हैं, जो है पूरी तरीके से, इन आपदाओं के कारण पूरी तरीके से मानव जीवन नष्ट हो सकता है, साथ ही साथ प्राकृतिक को बहुत नुकसान हो सकता है, और जो हमारे पर्यावरण है उसको भी काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। आगे हम बात करें नेचुरल रिसोर्स की, ठीक है। आखिर ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्स जो होता है, प्राकृतिक संसाधन जो होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, तो ये ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसे रिसोर्स होते हैं जो प्राकृतिक से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें पृथ्वी के अंदर जो है तमाम प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जो मानव जीवन के लिए, मानव के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और ये संसाधन जो है मानव जीवन को और जो है मानव सभ्यता के विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो है इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को दोस्तों दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। अब ये क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स या फिर नवीनीकरण संसाधन? तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने रिसोर्स की बात की, जो है नेचुरल रिसोर्स स्रोत की बात की, तो ये प्राकृतिक द्वारा जो है होते हैं और मानव जीवन को सरल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इनको दो भागों में, दो से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो नवीनीकरण संसाधन, तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया द्वारा जब कम होते हैं या नष्ट होते हैं और उसके बाद पुनः जो है कम समय में ही दोबारा से जो है इनकी उपलब्धता हो जाती है, तो ये क्या होता है, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग सावधानी से किया जाए तो ये समाप्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो नवीनीकरण संसाधन है, अगर इनका प्रयोग जो है अच्छे से सही तरीके से किया जाए तो जो है इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें नेचुरल रिसोर्स आखिर होते कौन कौन से हैं। तो नेचुरल रिसोर्स, सबसे पहला उदाहरण आप सोलर एनर्जी का देख लीजिए। सोलर एनर्जी के द्वारा आज जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में इसके द्वारा जो है काम लिया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी हो गया, क्योंकि ये कभी नष्ट होगा नहीं। अब बात करें पवन एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी, आज के समय में हवा के द्वारा भी, जो हवा के माध्यम से भी ऊर्जा जो है उत्पन्न की जा रही है, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स। साथ ही साथ वाटर की बात करें, जल की बात करें, तो वर्षा चक्र के माध्यम से पुनः जो है जल की प्राप्ति होती है और स्वच्छ जल की उपलब्धता सीमित होती है। बात करें जैव ईंधन की, जिसे बायोफ्यूल्स कहते हैं, ये जो है जैविक पदार्थों से प्राप्त पदार्थ होता है। और बात करें फॉरेस्ट की, वन की, मिट्टी की, तो देखिए अगर उचित प्रबंधन किया जाए तो वन भी कभी जो है समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको पुनः उगाया जा सकता है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ वनों को अगर लगाया जाए, उगाया जाए, तो ये निरंतर जो है एक प्रक्रिया बनी रहती है। बात करें मिट्टी की, जो सबसे प्रमुख तत्व है, तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ये बनती है। जो मिट्टी होती है यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, क्षरण द्वारा जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती है, लेकिन इसका जो है क्षरण तेजी से हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो उपजाऊ भूमि होती है, इनका क्षरण हवा द्वारा, पानी द्वारा, या फिर अधिक खुदाई द्वारा, या जो है पशुओं के अधिक चराई द्वारा, वनों के कटाई के द्वारा, वनों के विनाश के द्वारा, आज के द्वारा क्या हो रहा है, आज के समय में मिट्टी जो है इसमें क्षरण तेजी से हो रहा है, जिससे जो है खेती योग्य जो उपजाऊ मिट्टी है उसका जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य होता है वो खराब होता जा रहा है, ठीक है।
अब हम इसमें आगे बात करेंगे। हाँ, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे हम बात करें जो दो श्रेणियों में बांटने की बात की थी प्राकृतिक रिसोर्स की, ठीक है। तो उसमें एक अनवीनीय संसाधन, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी तक हमने जो बात की वो रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की कि जिसको जो है एक कम समय में जो है उसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसे संसाधन जो हैं जिसको दोबारा से नहीं प्राप्त किया जा सकता, इनकी मात्रा सीमित होती है, तो ये संसाधन जो लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं, ठीक है। तमाम ऐसी जो है संसाधन है जो पृथ्वी में लाखों करोड़ों वर्ष दबे हैं पृथ्वी के नीचे, उस प्रक्रिया से होने के बाद जो है ये बनते हैं। और इनकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। इनका प्रयोग भी एक बार करने के बाद इन्हें बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, या फिर इन्हें बनाना मुश्किल है, ठीक है, या नहीं बना सकते। अब बात करें एग्जाम्पल की, उदाहरण की, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल आप सबसे पहले एक देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। फोसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है कोयले की बात की जाए, पेट्रोलियम की बात की जाए, या फिर प्राकृतिक गैस जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, पाया कैसे जाता है, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो ये मृत पौधे और जीवों के अवशेषों से बनते हैं। किसके द्वारा? जो पौधे होते हैं, मृत पौधे पृथ्वी में नीचे दबे होते हैं, लाखों हजारों वर्ष के बाद जो है, या फिर जीवों के अवशेषों द्वारा ये बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है लाखों वर्षों में होती है, ठीक है, और यह भी गारंटी नहीं होती है कि ये बन ही जाए, ठीक है। और बात करें खनिज की, जिसे मिनरल्स कहते हैं, तो ये भी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। और जैसे कि लोहा हो गया, ठीक, आयरन ऑक्साइड हो गया, तांबा या कॉपर जिसे कहते हैं, बॉक्साइड हो गया, सोना यानी गोल्ड, और चांदी सिल्वर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं ये जो है पृथ्वी के नीचे दबे होते हैं। ये क्या कहते हैं, जीवों के अवशेषों या मृत पौधे द्वारा जो है बनते हैं, और ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, या फिर नहीं भी बनाया जा सकता। तो ये जो है ऐसा संसाधन है, रिसोर्स है, जिसे जो है दोबारा उत्पन्न करना या दोबारा पाना जो है बहुत ही कठिन काम है। अगला है परमाणु ऊर्जा खनिज, न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, जैसे यूरेनियम हो गया और थोरियम हो गया। इसको भी दोबारा जो है क्या कहने हैं, उत्पन्न करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनकी हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला जो प्रमुख है तो बिंदु है हमारे जीवन का, सबसे जो प्रमुख है जीवन जीने के लिए, वो है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, उद्योग और कृषि, ठीक है। क्या आता है, उद्योग और कृषि। इससे क्या होता है, कच्चे माल प्राप्त होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा क्या होता है, उद्योग प्राप्त होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उद्योग प्राप्त होता है, उद्योग मतलब कच्चे माल प्राप्त होते हैं प्राकृतिक द्वारा, और साथ ही साथ जो है कृषि कार्य होता है, ठीक। दूसरा है जीवन का आधार, बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जीवन का आधार मिलता है जीवन जीने के लिए, ये प्राकृतिक संसाधन जो है इनके द्वारा एक जीवन का आधार मिलता है, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा, और आश्रय प्रदान होता है, आश्रय मिलता है किसके द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, ठीक। अगला है ऊर्जा का स्रोत, यानी कि एनर्जी सोर्स, ठीक है। क्या है दोस्तों, एनर्जी स्रोत, ठीक है। एनर्जी स्रोत की बात की जाए तो बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना, ये किसके द्वारा होता है, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा होता है। अगला है पर्यावरणीय संतुलन, ठीक, इन्वायरमेंटल बैलेंस, जो पर्यावरण है उसका बैलेंस की बात की जा रही है। तो वन और जल निकाय पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो जल है और वन है ये दोनों जो है बैलेंस करते हैं हमारी प्राकृतिक की पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए। आगे हम बात करें संसाधनों का अत्यधिक दोहन और चुनौतियाँ, ठीक है। आज के समय में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी जो है एक तरह से मिसयूज भी उनको किया जा रहा है, अंधाधुंध जो है क्या कहते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव आने वाले समय में दिख सकता है, आने वाली जनरेशन में। तो क्या होता है, संसाधनों की कमी, ठीक है, अमानवीय संसाधनों का तेजी से समाप्त होना, ठीक है, जो अनवीनीकरण है,
जो ऐसे जो संसाधन जिसको दोबारा ना प्राप्त किया जा सके, उनका क्या कर रहे हैं, एक समय से बहुत तेजी से जो है इसका यूज़ करके इसको समाप्त कर रहे हैं। दूसरा है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है, संसाधनों के उपयोग से वायु, जल और मृदा प्रदूषित हो रही है। आज के समय में तमाम प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि हमारी जो हवा है, जल है और मिट्टी है, तीनों को प्रदूषित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रभाव है वह भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक पड़ रहा है और उसका सीधा जो है असर हमारे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पे आज के समय में देखने को भी मिल रहा है। और बात करें वनोन्मूलन की, तो वनों की कटाई से जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन। आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ते जा रही है और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वनों की संख्या घटती जा रही है, लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो इससे क्या है, हमारी जैव विविधता और साथ ही साथ हमारा जो है पर्यावरण परिवर्तन, ये दोनों प्रकार के नुकसान। आगे बात करें हम मरुस्थलीकरण की, तो भूमि का अनुपयोग, अनुत्पाद होना, ऐसा मतलब जो है भूमि का डिजर्टिफिकेशन, लगातार आज के समय में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना, जिसके कारण हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और आने वाले समय में जो है मिट्टी की दशा खराब होती जाएगी, फिर उसमें कोई भी फसल उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बात करें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की, तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ठीक है। क्या है, जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज है, ये जीवाश्मों के उपयोग से जो ग्रीन हाउस गैसें हो रही हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है, उनके द्वारा भी बहुत नुकसान हो रहा है। आगे बात करें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो हमें यह जो है ध्यान रखना चाहिए, इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी विशेष तरीके के ध्यान देने की आवश्यकता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल किया जाए और जहाँ पे उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो उसका संरक्षण किया जाए और जो है अधिक मात्रा में उसका दुरुपयोग ना किया जाए, ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाए। सतत विकास की बात की जाए, वर्तमान ज़रूरतों को पूरी करने हेतु भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जिस हिसाब से ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो आने वाली पीढ़ी है भविष्य में उसके लिए भी ध्यान रखना है। पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, सामग्रियों का पुनरुपयोग करना, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत उपयोग, यूज़ ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग किया जा सकता है, वनोरोपण किया जा सकता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, जल संरक्षण, जल का भी उपयोग बुद्धिपूर्वक किया जाए और लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए, संसाधनों के महत्व को बताया जाए, उसके संरक्षण के बारे में बताया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, ठीक है। और सरकारी नीतियों और कानून के बारे में, संसाधनों के प्रबंध और उनके संरक्षण के लिए सरकार को कड़े जो है नियम भी बनाने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो है इनका दुरुपयोग रोका जा सके। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। हमने पूरा प्रयास किया कि आप सबको आज का ये सेशन जो है समझ आया हो। जैसा भी है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।